Hello everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video, I will discuss the topic that is poverty and its related issues, which is our topic number 12. ठीक है, तो हमने 11 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. तो 11 टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किए हैं. अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो. आपको इसी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, इम्पॉर्टेंट एसे ऑफ 2023 करके मिलेगा. इम्पॉर्टेंट एसे ऑफ 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है. तो आप कंप्लीट जो है 12 टॉपिक आप देख सकते हो, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो हाई चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में आए, क्योंकि वो करंट से भी रिलेटेड इशू है और सोशल टॉपिक से भी रिलेटेड इशू है. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 का 11. तो उसको जाके देख लो. और जो भी और बचा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 10 तारीख तक मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सारे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2023 सर्च करोगे तो मिल जाएगा. ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉवर्टी होता क्या, डेफिनेशन इसका समझते हैं हम. एक मिनट, कलर पहले चेंज कर लेता हूँ मैं. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम. तो पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. यहाँ पे देखो, लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड असेंशियल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, मतलब एक पॉवर्टी का ऐसा स्टेट होता है, ठीक है, किसी के जीवन में जब पॉवर्टी होता है तो उस टाइम पे उसके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता है कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन कर पाए. मतलब जो खाना हो गया, रहना हो गया, ठीक है, रहने के लिए छत चाहिए, खाना पीना, ठीक है, बेसिक जो मतलब चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, उतना ही पैसा उनके पास नहीं है. तो वो कहलाएंगे पॉवर्टी लाइन में, मतलब आएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन बेसिकली. ठीक है, तो पॉवर्टी मीन्स दैट इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेड. बेसिक ह्यूमन नीड्स मतलब फूड, शेल्टर, ठीक है, मतलब खाना चाहिए, घर चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए. तो बेसिक ये सब चीज़ें आपके पास कम से कम तो जीने के लिए होना चाहिए. अगर ये भी नहीं है तो आप पुअर कहलाओगे. ठीक है, तो ये था. अब देखते हैं कुछ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्या कहता है. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है पॉवर्टी का, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा. ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले पॉवर्टी, अगर आपका ऐसे आता है पॉवर्टी के ऊपर. और तो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि देखो, ऐसे पॉवर्टी पे आए ना आए, ठीक है, पॉवर्टी ऐसा एक टॉपिक है. पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह है. ये ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड होगा. ठीक है, आप मान के चलो एजुकेशन पे आ गया आपका ऐसे, वहाँ पे भी पॉवर्टी का रोल है. ठीक है, एजुकेशन क्यों नहीं, मतलब हमारे कंट्री में एजुकेशन लेवल हाई क्यों नहीं है, तो उसका एक रीज़न पॉवर्टी भी है. ठीक है, तो पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन, ये सब इंटरलिंक टॉपिक्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा ही करेगा आपके एग्जामिनेशन में. तो जो इसके पॉइंट्स होते हैं, अगर डायरेक्टली आएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो इसके पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो बाकी टॉपिक्स में. ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप ऐसे पढ़ते हो तो ट्राई टू कनेक्ट विद अदर टॉपिक्स. ठीक है, मतलब कि ये टॉपिक जो है और किस टॉपिक से रिलेट कर सकता है. ठीक है, ताकि आपका ऐसे जो और अच्छा होगा, आप हर एक एंगल को कवर कर पाओगे अच्छे से. ठीक है, जब भी प्रैक्टिस करते हो तो मतलब पहले सोचो ज़्यादा. ठीक है, लिखने से पहले सोचो कि क्या क्या जो एंगल है मैं कवर कर सकता हूँ. ठीक है, सोचो. अगर आपको सोच नहीं पा रहे हो तो पहले पढ़ लो टॉपिक उससे रिलेटेड कहीं से. ठीक है, उसके बाद सोचो, उसके बाद प्रैक्टिस करो. तो क्या होगा ना कि आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में वो फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा बेहतर लिख पाओगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्राइवेशन इन वेलबींग. ठीक है, एंड कंप्राइजेस मेनी डिमेंशंस, जैसे कि इट इंक्लूड्स लो इनकम एंड द इनएबिलिटी टू एक्वायर द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल विद डिग्निटी. ठीक है, मतलब लो इनकम होना चाहिए पहली बात तो. ठीक है, और इनएबिलिटी टू एक्वायर द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि खाना पीना रहना. ठीक है, ये सब चीज़ के लिए जो पैसा लगता है, इतना भी अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, तो आप पुअर कहलाओगे, पॉवर्टी लाइन के अंदर आओगे. ठीक है, पॉवर्टी ऑल्सो इनकम्पासेस लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर. ठीक है, क्लीन वाटर भी देखो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, ये इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है. देखो, वर्ल्ड बैंक का एक अलग क्राइटेरिया है पॉवर्टी को मेजर करने का, और इंडिया में जो मेजर होता है वो अलग क्राइटेरिया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है,
आप बेसिक हेल्थ मतलब आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है कि आप अपना इलाज करवा सको, ठीक है। तो ये सभी पॉवर्टी में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ये भी कहता है कि सैनिटेशन का फैसिलिटी अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, इनएडिकेट फिजिकल सिक्योरिटी, लैक ऑफ वॉइस, ठीक है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी अगर आपके पास बोलने का हक नहीं है तो भी आप पुअर कहला सकते हो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। एंड इनसफिशिएंट कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू बेटर वंस लाइफ, ठीक है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कि आप अपने लाइफ को और बेहतर बना पाओ तो भी आप पुअर के कैटेगरी में आते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है पॉवर्टी का बहुत ही वाइड है, ठीक है, मतलब बहुत एंगल को कवर करता है। लेकिन हर एक कंट्री का अपना अपना पॉवर्टी डिसाइड करने का एक फ्रेमवर्क है, एक फॉर्मूला है, उसी पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का अलग है, इसको आप मेंशन कर सकते हो और ये तो आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब कुछ डेटा देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इन इंडिया 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन इन 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 21.9% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो लगभग 22 लोग जो हैं गरीब हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, ठीक है, ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग। इन 2018 ऑलमोस्ट 8% ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कर एंड देयर फैमिलीज लिव्ड ऑन लेस देन $1.9 पर पर्सन पर डे, ठीक है। ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने का क्राइटेरिया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जिस इंसान का जो इनकम है एक दिन में $1.9 से अगर कम है, ठीक है, तो वो इंसान पुअर कहलाएगा। मतलब कि कितना हो गया, ऑलमोस्ट 160 रुपीज़। अगर एक इंसान एक दिन में 160 रुपये से कम कमाता है, ठीक है, तो वो पुअर कहलाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के ऊपर। पॉवर्टी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब दोनों को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी इज नॉट अ मेजर कंसर्न, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो समझेंगे क्यों। तो सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को क्या होता है। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल, मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग। दिस कंडीशन मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम। इसका कहने का मतलब ये हुआ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहने का मतलब ये हुआ, जो ऊपर डेफिनेशन आपने पढ़ा, ठीक है, कि आपके पास बेसिक जैसे कि खाने का पैसा नहीं है, रहने का पैसा नहीं है, कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, ठीक है, पानी नहीं ठीक ठाक आप पी पा रहे हो, मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, मतलब आपको लाइफ मतलब जीने के लिए जो चाहिए होता है जैसे खाना, ये सब, अगर इसके लिए भी पैसा आपका नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब आप बिल्कुल ही गरीब हो, ठीक है, जेन्युइन गरीब हो आप, ठीक है। ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक बार। दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास बेसिक फैसिलिटी तो है लेकिन आप दूसरे से गरीब हो। सपोज करो आपके बगल वाले का इनकम जो है 10,000 रुपीज़ है पर मंथ और आपका जो है 8,000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली आप इससे गरीब हुए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने से नीचे रिलेटिव पॉवर्टी में आएगा, नहीं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है। रिलेटिव पॉवर्टी आपके आसपास की कम्युनिटी या आपके आसपास के लोग कितने अमीर या कितने गरीब हैं इस बात पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली रिलेटिव पॉवर्टी वही होता है। अब बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आपको जो कि आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप ये सब फैक्ट्स अगर आप डाल देते हो ना एग्जामिनेशन में एक दो भी, ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं डालना होता है बेसिकली। देखो फैक्ट्स आपके पास बहुत सारा होगा, 10-12, तो सब कुछ नहीं डालना होता, जो इंपॉर्टेंट होता है वही डालना होता है, ठीक है। पूरा ऐसे का मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं होता है। फैक्ट्स आप अपने स्टेटमेंट को या जो आपने लिखा है उसको सपोर्ट करने के लिए होता है, उसको एक ऑथेंटिकेशन देने के लिए होता है, ताकि हाँ जो आपने लिखा है उसका एक फैक्ट भी साथ में है। अगर आपने बोला है कि मान के चलो इंडिया में इतने प्रतिशत लोग जो हैं गरीब हैं, ठीक है, तो आपने एक फैक्ट डाल दिया ना कि हाँ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो ये एक फैक्ट हो गया जो कि गवर्नमेंट डेटा है। तो इससे आपका जो आंसर होगा, स्टेटमेंट होगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो बेसिकली फैक्ट्स का काम वही होता है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद से पढ़ लेना पीडीएफ से, ठीक है।
ये पॉइंट देखो, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स थ्रू अ कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ पॉवर्टी का डेटा है वो नीति आयोग का एक टास्क फोर्स है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके डिसाइड करता है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो तो लिख देना, क्योंकि अननेसेसरी लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर या इनकम लेवल पे हम डिसाइड नहीं करते हैं पॉवर्टी को, कि आप कितना कमा रहे हो इस बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करते हैं इंडिया में। आप कितना कंज्यूम करते हैं, हम कैलोरी बेसिस पे जो है पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं इंडिया में। मैं आपको बताऊंगा क्या है आगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। ठीक है, इनकम लेवल पे यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा था वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेशन था $1.9 का, $90 का, वो था इनकम बेसिस पे। लेकिन इंडिया पे हम कितना कंज्यूम करते हैं, मतलब आपको खाने के लिए, मतलब यानी कि एनर्जी कितना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2400 कैलोरी अगर आपको पर डे मिल रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप गरीब नहीं हो। इस तरीके से जो होता है डेटा मैं आपको कंफर्म आगे बताऊंगा कितना है, अर्बन के लिए कितना है, रूरल के कितना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे डिसाइड होता है। पॉवर्टी इज मेजर बेस्ड ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेस, ये तो हो गया। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशियो, ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब देखो कुछ कमेटी है, उसके रिकमेंडेशंस कुछ थे। ठीक है, आपको ये एक दो तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे नहीं याद रखना, क्योंकि कुछ बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन में, और आप इतना याद भी नहीं रख पाओगे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ये वाला। ठीक है, रंगराजन कमेटी 2012। ठीक है, ये पॉवर्टी को, एक पॉवर्टी के ऊपर सर्वे करने के लिए बनाया गया था 2012 में। ठीक है, तो इस कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है, देखो, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एज अ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1407 इन अर्बन एरियाज एंड 972 इन रूरल एरियाज। ठीक है, देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रिकमेंडेशन था। ठीक है, ये बस रिकमेंडेशन था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारा कंट्री में होता है, हमारे कंट्री में होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कंज्यूम हम कितना करते हैं। और ये देखो रिकमेंडेशन था पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, आप पर मंथ कितना खर्च करते हो, इस बेसिस पे था। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इस कमेटी का ये था कि जो लोग भी एक मंथ में 1407 रुपया खर्च कर पा रहे हैं मंथली, ठीक है, वो जो है गरीब नहीं है, शहर के लोग, मतलब जो अर्बन एरियाज है, और 972 रुपये गाँव के लिए था। ठीक है, तो ये बेसिकली रिकमेंडेशन था रंगराजन कमेटी का। ठीक है, बाकी और भी कमेटी जैसे है तेंदुलकर कमेटी था, लकड़वाला कमेटी, तो ये सब कमेटी नाम मेंशन कर सकते हो तो कर देना, याद रहेगा तो, नहीं तो आपको रंगराजन कमेटी जो है, रंगराजन कमेटी, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब पॉवर्टी होने का कारण क्या क्या है हमारे कंट्री में, तो फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसका रीज़न होगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं शॉर्ट में पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वही मैं हाईलाइट करूंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द पास्ट 45 ईयर्स इट हैज़ राइजन अ रेट ऑफ 2.2% पर ईयर। जो हमारा पॉपुलेशन है किस परसेंट से इंक्रीज हुआ है पिछले 45 साल में, वो है 2.2% पर ईयर, विच मीन्स ऑन एन एवरेज अबाउट 17 मिलियन पीपल आर एडेड टू द कंट्रीज पॉपुलेशन ईच ईयर। मतलब हर एक साल जो है 17 मिलियन यानी कि 1,70,00,000 लोग जो है मतलब बढ़ रहे हैं हर एक साल हमारे कंट्री में, इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स ट्रिमेंडसली। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पता है आपका डिमांड बढ़ेगा, कंज्यूम करने का, फूड का डिमांड बढ़ेगा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो डिमांड है बेसिकली वो इंक्रीज ही होगा। कंज्यूम जितना पहले फूड प्रोडक्शन होता था उतने सभी काम नहीं होगा, और ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये एक मेजर रीजन है। ठीक है, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बहुत ही कम है। ठीक है, आपको पता हो कि 1960 से पहले, ग्रीन रिवोल्यूशन आने से पहले, 1960 से पहले इतना कम था कि हम
फूड मतलब सेल्फ, उसमें पॉपुलेशन जाहिर सी बात है कम, बहुत ही कम था पॉपुलेशन। उस डिस्पाइट दैट क्या था कि हम इतना मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि खुद कंज्यूम कर पाए, या कर भी पाते थे तो मतलब सिर्फ इतना कि बस खा पी के ख़त्म हो जाए। लेकिन उसका जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आज के टाइम पे भी हम बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है, फूड प्रोडक्शन या चाहे जो भी हो, खाने पीने के लिए हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि फूड शॉर्टेज ये सब प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। अब आपको पता होगा एक चीज़, यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ आपको कि 42% जो है, 42% पॉपुलेशन जो है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब कि अगर 100 लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं तो उसमें 42 लोग जो ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका आउटपुट है, यानी कि जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बस 18% का है, ठीक है। मतलब 42% लोग काम करके 18% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी में। तो सोचो रेशियो जो है ना, कहाँ कितना कम है। मतलब लोग वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है, ठीक है, लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 18% है। तो जो रेशियो है, इसकी वजह से क्या होता है ना कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट करके एक टर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे अननेसेसरी लोगों को लगाया जाता है। जैसे जहाँ पे काम बस 2 लोगों का है, वहाँ पे काम कर रहे हैं 6 लोग, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहाँ पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा लोग काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये है, ये प्रॉब्लम काफ़ी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल भी है तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मैंने बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पर्टिकुलरली इन द फार्मिंग सेक्टर। दिस हैज रिजल्टेड इन लो एग्रीकल्चर आउटपुट एंड ऑल्सो लेड टू अ डीप इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जो रिसोर्स है हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे अननेसेसरी लोगों को हम लगा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग कहीं और काम कर सकते थे, बेहतर काम कर सकते थे, उनको अननेसेसरी जो है लगा रहे हैं। तो ये भी एक होता है, इसी को बोलते हैं जो आपके पास मेन रिसोर्स है, मेन पावर है, उसको आप एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हो सही जगह पे, ठीक है। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी पॉइंट है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बीन लो इन इंडिया स्पेशली इन द फर्स्ट 40 years ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 से पहले जो था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उस तरीके से नहीं हो रहा था। 1991 के पता होगा कि लिबरलाइज, ये एलपीजी का फुल फॉर्म पता होगा आपको, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद से जो है इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था। पहले हम जो थे क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करते थे, मतलब 80-70%, लेकिन बहुत ही क्राइसिस आया था 90s के टाइम पे। तो मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया था। तो बेसिकली उसके बाद से जो हमारा इकोनॉमी था ओपन हो गया था बहुत, तो एफडीआई का इन्फ्लो आना शुरू हो गया, ठीक है, बाकी कंपनीज बाहर से आने लगी यहाँ पे, तो वगैरह वगैरह। उसकी वजह से क्या हो गया कि फिर रेट जो है इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत ही कम था। प्राइस राइज, अगेन ये बहुत ही बड़ा इशू है, ठीक है। महंगाई बढ़ने की वजह से जो है पॉवर्टी एक वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आज डिस्कस किया ही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर फैक्टर कॉजिंग पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट अगर आप नहीं दोगे किसी को, ठीक है, कोई बेरोजगार बैठा हुआ तो कहाँ से कमाएगा, तो गरीब ही होगा वो, तो ये एक रीज़न है। लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कहने का मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से हम बहुत ही अभी पीछे हैं, ठीक है। तो कैपिटल कहने का मतलब कि जैसे अभी तो बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेकर के आ रही है, लेकिन अभी भी जो है उस लेवल तक, जिस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक जो है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लोग करते हैं, ठीक है। जैसे अभी भी है जो आप पुराने मेथड से ही हमारे यहाँ खेती होती है, तो वो सब में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, पैसा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप टेक्निकल जब तक सपोर्ट नहीं लोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसका रॉन्ग साइड भी है, मतलब दोनों साइड है, लेकिन अगर इस टॉपिक के हिसाब से देखा जाए, पॉवर्टी एंगल से देखा जाए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और इंटरप्रेन्योरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। सोशल फैक्टर है, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक फैक्टर्स देर आर ऑल्सो सोशल फैक्टर्स हिंटिंग द
इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सम ऑफ हिंड्रेंस इन दिस रिगार्डेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कास्ट सिस्टम, सर्टेन ट्रेडिशंस वगैरह, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं लग रहा होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं समझाता हूँ कैसे, अगर समझ गए तो आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं इसमें कहा क्या गया, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन एंड रूल ओवर इंडिया फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज, मतलब 200 साल तक, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया ड्यूरिंग रनिंग इट्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे तो पहले हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडस्ट्री नहीं था। ठीक है, इंडस्ट्री अलग तरीके का था, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस था, ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री था, ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के इंडस्ट्रीज थे, जैसे खिलौना बनाना, ये सब चीज़, ठीक है, बहुत सारे और भी, जैसे आपने मधुबनी पेंटिंग, ये सब तो पहले बहुत ही लोग फेमस थे। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो वो क्या करते थे ना कि यहाँ से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करवाते थे और बाहर जाके बनवाते थे। यहाँ का जो बनाना, जैसे फैक्ट्री वगैरह जो था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो यहाँ बस रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाते थे। जैसे इंडिगो का आपको पता होगा, इंडिगो रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या होता था बेसिकली, नील की खेती जो होती थी, यहाँ पे नील उगाया जाता था और नील आगे वहाँ पे बन के वापिस वो कपड़ा यहाँ आता था, यहाँ हम खरीदते थे। उन्होंने ये किया कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट था, वहाँ पे ले जाते थे, वहाँ पे प्रोसेस करते थे और वहाँ से बना के वापिस इंडियन मार्केट में आके बेचते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि यहाँ का जो इंडस्ट्री था, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाला वो मतलब सेगमेंट था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, तो उनका बहुत ही रीज़न है। उसके बाद से और क्या होगा कि परमानेंट सेटलमेंट ये सब बहुत आने की वजह से क्या होगा कि फार्मर्स के पास जो लैंड था वो धीरे धीरे जमींदार या इंटरमीडियरीज जो थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। उनके पास से लैंड छीनता, आपको पता होगा कि अगर वो पर्टिकुलर टैक्स पे नहीं करते थे या बहुत टाइम तक इस तरीके से जो है जितना रिक्वायरमेंट होता था उस तरीके से उनका नहीं होता था, तो लैंड उनसे ले लिया जाता था। तो वो सब रीजन से क्या होता है कि पॉवर्टी जो है धीरे धीरे एक दिन की बात नहीं है, ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से होता है, तब जाके पॉवर्टी इस तरीके से हावी होता है हमारे देश के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो वही कहा गया है, तो आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। क्लाइमेट फैक्टर, आपको पता होगा कि मानसून में चेंज होना, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि मानसून आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून में भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो और उसकी वजह से क्या होगी, आपको पता होगा कि 80% जो हमारा एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है हमारे इंडिया में। तो अगर मानसून में अगर कुछ छेड़छाड़ होता है या ऊपर नीचे होता है तो पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन हो सकता है, ये सब आ सकता है। जैसे कि और भी नेचुरल क्लाइमेटिक है, जैसे कि डिजास्टर्स आना, अर्थक्वेक आना, साइक्लोन्स वगैरह, जैसे गुजरात में भी आया था। तो बहुत कुछ मतलब डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर भी। पॉवर्टी का एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ है पॉवर्टी ट्रैप, ये मैप को समझाता हूँ। ठीक है, आपको मैप बनाना नहीं है एग्जामिनेशन में, ऐसे में आप जीएस का आंसर नहीं लिख रहे हो कि आपको मैप बनाना है, अवॉइड करना इस मैप को बनाने के लिए। बस आप इसको पैराग्राफ में आप इसको अगर आप लिख सकते हो तो लिखना, इसको समझाता हूँ। अगर पॉवर्टी का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये मान लो पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब लो इनकम। ठीक है, अगर आपका इनकम लो है तो आपका सेविंग भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, आप अगर कम रहे हो तो आप सेव भी कम करोगे। अगर आप सेविंग कम कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट भी आपका लो होगा। ठीक है, आप कमा ही लो कम रहे हो तो आप कहीं आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं हमारे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में, तो ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अगेन लो इनकम होगा। तो बेसिकली एक साइकिल है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप, राइट। अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंगल से देखते हैं। तो डेवलपमेंट एंगल से इसको हम समझते हैं तो क्या होगा, अगर आपका लो इनकम है तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, आप एजुकेशन पे कम खर्च कर पाओगे, हेल्थ पे कम खर्च कर पाओगे। उसकी वजह से क्या होगा कि लो ह्यूमन कैपिटल मतलब लोग अगर हेल्दी नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब उनके स्किल्स की कमी होगी। ठीक है, उनके हेल्थ में मतलब कमी होगी तो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जब इंसान काम ही नहीं करेगा ठीक से, उनके पास स्किल्स नहीं है, हेल्दी नहीं है वो। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो होगा लो प्रोडक्टिव होने से क्या होगा, लो इनकम होगा। तो इस तरीके से ये ग्रोथ एंगल से है और ये जो है डेवलपमेंट एंगल से। तो ये इसको बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप बेसिकली। अब आते हैं कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, आपको सारा नहीं देखना, इस पर पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट जो है बता देता हूँ आपको, जो करंट चल रहा है उसको। एक ये नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स,
ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। देखो इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ, आपको इतना बड़ा ऐसे में नहीं लिखना है, एक दो लाइन में ब्रीफली डालना है कि क्या है ये चीज़, ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। ये कर सकते हो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आप डाल सकते हो, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में, ठीक है। उसके बाद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये डाल सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो आपको ज़्यादा नहीं, एक दो या तीन मैक्सिमम आप गवर्नमेंट स्कीम अगर डाल देते हो तो बहुत मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। आप उसको, और आपको ज़रूरी नहीं है उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। वो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होता है बेसिकली हम कंक्लूजन में डालते हैं या फिर बॉडी में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम डालते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि कहीं भी डाल रहे हो। बेसिकली आपको जो होता है कंक्लूजन में डालना होता है कि आप बेहतर कैसे बना सकते हो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। जैसे आपने कंक्लूजन में आप लिखोगे कि ये अप्रोच, हम ये प्रॉवर्टी का इशू हमारे कंट्री में है नो डाउट, लेकिन हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जैसे कि, उसके बाद आपको ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। तो इसमें भी एक डेटा है, देखो आपको ये नहीं डालना है कंक्लूजन में, आपको अपने अकॉर्डिंग आपका एक बैलेंस अप्रोच होता है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन नोटेड दैट 271 million people moved out of poverty between 2005-6 and 2015-16 in India। मतलब कि 2005-6 और 2015-16 के बीच में 271 मिलियन पीपल जो है पॉवर्टी से बाहर आ गए, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। द पॉवर्टी रेट इन इंडिया इन कंट्री हैज ऑलरेडी हाफ्ड, मतलब बहुत घट के ऑलमोस्ट आधा हो गया, फॉलिंग फ्रॉम 55% टू 28% ओवर 10 ईयर पीरियड, मतलब 55% से 28% घट के आ गया, ठीक है। तो ये चीज़, ये यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैव हेल्प्ड मेक अ सिग्निफिकेंट इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द कंट्री, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है, रैपिड ग्रोथ, उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुआ है। डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, unacceptably high proportion of our population continues to suffer from severe and multidimensional deprivation. Thus, a more comprehensive and inclusive approach is required to eradicate poverty in India, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आप इससे आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा ऐसे किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और आपको पॉइंट्स को यूज़ करना है इसका, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सही लगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।